जय गुरु जी। मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 2, करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ्स केस। हाल ही में इसी केस पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो 1.5 घंटे लंबी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को जितने अच्छे तरीके से हो सके मैं आपको समझा सकूं। ये पूरा का पूरा जो केस है उसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। इस केस में एक इंसान ने कुछ ऐसी हरकत करी है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हमने हालांकि बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पर लोगों ने मर्डर करे हैं, चोरी के लिए, पैसे के लिए, रेप किया है, बट इस इंसान ने अपने ही फैमिली के 6 सदस्यों की जान ले ली। वो भी किस लिए, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया। तो चलिए देरी ना करते हुए इस केस को शुरू करते हैं। हमारी जो कहानी की मेन किरदार है वो है जॉली जोसेफ। जॉली जोसेफ जो थी वो कट्टापनम विलेज, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला से थी और उनके जो पेरेंट्स थे वो किसान थे। अब जॉली बहुत ही ज़्यादा शौकिया इंसान थी। उनको पैसे खर्च करना, मौज मस्ती मारना बहुत पसंद था। उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगहों पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। बट उनको बस एक ही चीज़ पसंद नहीं थी, वो थी मेहनत करके पैसा कमाना। जॉली जो थी वो रॉय से प्यार करती थी और ये दोनों लव लेटर्स एक्सचेंज किया करते थे। इसके बारे में रॉय के ब्रदर रोजो और उनकी सिस्टर रेंजी को पता था। अब मैं आपको रॉय की फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। रॉय की फैमिली पुन्नपट्टम फैमिली से बिलोंग करती थी जो केरला कोडथई विलेज में रहते थे और वहाँ के बहुत रिस्पेक्टेड और रिच फैमिलीज में से थे वो। रॉय के फादर का नाम टॉम थॉमस था जो एजुकेशनल कंसल्टेंट थे। उनकी मदर का नाम अनम्मा थॉमस था जो टीचर थी। उनके ब्रदर का नाम रोजो थॉमस और उनकी सिस्टर का नाम रेंजी थॉमस। अब ये जो पूरी फैमिली है ये बहुत एजुकेशनल बेस्ड फैमिली थी, तो इनके लिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। रॉय ने अपनी फैमिली में सबको बता दिया था कि उसको जॉली से शादी करनी है। इस बात को लेकर सारे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक इंसान को छोड़ के। वो थे रॉय के फादर टॉम थॉमस। एक्चुअली में टॉम के जो फादर की साइड की फैमिली थी वो जॉली के फादर की साइड की फैमिली से रिलेटेड थी, तो इस चीज़ को लेकर टॉम जो थे वो नाखुश थे। बट अगर 2 बच्चे प्यार करते हैं तो उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अब इन दोनों की शादी तो हुई, लेकिन शादी वाले दिन बहुत तेज़ भयंकर बारिश हुई। अब आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि अगर शादी वाले दिन बारिश हुई है तो बहुत बड़ा अपशुभन है। जॉली को थोड़ा सा टाइम लगा घर में सेटल होने में, बट विद इन सम टाइम वो सबकी चहेती बन चुकी थी। वो सबसे घर में अच्छे से रहती थी, सब उसे बहुत पसंद करते थे और वो एमकॉम ग्रेजुएट भी थी। तो अनम्मा को ये भी बहुत पसंद था, बट वो चाहती थी कि जॉली जॉब करे क्योंकि उनके एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। एमकॉम ग्रेजुएट है, अपनी स्टडीज़ को वो वेस्ट कर रही हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को वेस्ट कर रही हैं। तो अनम्मा टाइम टू टाइम बोला करती थी जॉली को कि आप जॉब कर लीजिए, बट जॉली को जॉब करना नहीं पसंद था। थोड़े ही टाइम बाद जॉली प्रेग्नेंट होती है और उनका बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं रेमो थॉमस। अब उसके बाद भी अनम्मा बोलती है कि रेमो का ख्याल मैं रख लूँ, कि हम फैमिली ख्याल रख लेंगे, आप जाइए, आप जॉब वगैरह ढूंढिए। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कभी कभी लड़ाई भी होने लग गई थी क्योंकि जॉली को जॉब नहीं करनी थी और अनम्मा चाहती थी कि वो अपनी एजुकेशन को ऐसे वेस्ट ना करें, इन डिग्रियों को ऐसे वेस्ट ना करें। अब इसके बाद अनम्मा ने डिसाइड किया कि वो जॉली के फादर से बात करेंगे इस बारे में, जो जॉली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर जॉली के फादर से अनम्मा ने बात करी तो उसका जो एक झूठ था, वो सबसे बड़ा झूठ जो था वो खुल जाएगा। वो ये था कि जॉली एमकॉम ग्रेजुएट नहीं थी, वो कॉलेज की फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट थी और वो यही झूठ नहीं चाहती थी कि वो बाहर आए। 2002 में अनम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाली। उनके फैमिली वाले उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बट हॉस्पिटल पहुंचने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही अनम्मा की डेथ हो जाती है। अब अनम्मा बहुत ज़्यादा ओल्ड थी तो सबको लगा कि नेचुरल डेथ है, किसी को कुछ डाउट नहीं गया किसी पर और किसी ने पोस्टमार्टम करवाने की भी कोशिश नहीं करी। उसके बाद उनका फ्यूनरल करवाया गया और उनको दफना दिया गया। थोड़े ही टाइम बाद थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाया हुआ था कि घर का एक सदस्य जा चुका है, बट जॉली ने इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अनम्मा के जाने के बाद जॉली ने घर को बहुत अच्छे से संभाला। जैसे अनम्मा अपने घर की मुखिया थी वैसे ही जॉली ने अनम्मा की जगह ले ली और वो घर की मुखिया बन चुकी थी। अनम्मा के जाने के बाद जॉली ने रेंजी को बोला कि आपकी मॉम अनम्मा आपके लिए थोड़ा सा गोल्ड और कैश छोड़कर गई हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रेंजी को ये बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा और यही बर्ताव ऐसे दिन बर दिन और ख़राब होता जा रहा था रेंजी की तरफ जॉली का। जॉली को लगता था कि अनम्मा की सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि वो जॉब करती थी। तो एक दिन सडनली जॉली उठकर बोलती है कि मेरे को NIT में टेम्पररी गेस्ट लेक्चरर की जो जॉब है वो मिल चुकी है, जिसकी सैलरी 40,000 रुपये महीना है और वो कभी भी परमानेंट हो सकती है। ये बात सुनकर सारे बहुत खुश हुए क्योंकि जॉली ने घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रखा था और साथ ही साथ उन्होंने बहुत एक रिस्पेक्टेड जगह पे जॉब भी ले ली थी। अब 2005 में रेंजी की शादी हो जाती है और वो कोलंबो शिफ्ट हो जाती हैं। 2007 से 8 के बीच में टॉम रेंजी को मिलने कोलंबो जाते हैं और वहाँ पर रेंजी को लगता है कि जो टॉम है उनके फादर है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो बहुत ढीले से हैं, दुगले से हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनसे बात करने के बाद पता लगा कि टॉम एक चीज़ से परेशान थे, वो था
जॉली और एमएस मैथ्यू के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकियाँ। अब एमएस मैथ्यू कौन थे? वो अन्नम्मा के बड़े भाई के बेटे थे जो एक गोल्ड की शॉप पे सेल्समैन का काम करते थे। अब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी और इस चीज़ को लेकर टॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और वो कभी कभी जॉली से इस चीज़ को लेकर कन्फ्रंट भी करते थे। अब जो टॉम थे उनकी तबीयत यूजुअली वैसे तो ठीक रहती थी, बट वो मशरूम टैबलेट्स खाया करते थे अपनी हेल्थ के लिए। एक शाम 2008 की शाम को जॉली ने टॉम को मशरूम टैबलेट दी। वो खाते ही टॉम की तबीयत खराब हो गई, वो छटपटाने लगे, उनको बेचैनी सी हुई, वो उठ के वॉश बेसिन तक गए और वहीं पर ही वो बेहोश होकर गिर गए। अब सुर्खियों का कहना ये है कि जॉली वहीं पर ही थी जब वो उनको मरता हुआ देख रही थी, बट उसने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने फैमिली वालों को बुलाया और उनको बोला कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, यहाँ पर बेहोश हो गए। और जैसे ही उनको ले जाने की कोशिश करेगी तो पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही। एक तरीके से एक जो पहले डेथ हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी और अभी एक 2008 में डेथ हुई है। तो किसी को कुछ ऐसा डाउट नहीं हुआ, किसी ने कुछ रिलेट नहीं किया इन दोनों केसेस को और सबको यही लगा कि हार्ट अटैक होगा, ओल्ड थे, नेचुरल डेथ है। किसी ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और किसी ने कुछ डाउट नहीं किया जॉली पर। अब जब टॉम का फ्यूनरल चल रहा था तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत वियर्ड थी जो सबने नोटिस करी। वो थी एमएस मैथ्यू और जॉली के बात करने का तरीका। वो छुप छुप के बिल्कुल अकेले में कोने में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब इस चीज़ को लेकर सबको थोड़ा दिमाग में भी आया कि ये कैसा तरीका है, ये क्या बात कर रहे हैं। बट किसी के कहने पे कि ये मनी रिलेटेड इशू हो सकता है, बहुत पैसा लगा है, पैसा खर्चे से रिलेटेड बात होगी, तो इस चीज़ को लेकर भी इसको इग्नोर कर दिया गया। थोड़ा टाइम बीत जाता है, जॉली घर का ख्याल रखती है और थोड़े ही टाइम बाद जॉली फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं रेनल्ड्स थॉमस। थोड़े टाइम बाद रॉय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। वो बहुत परेशान रहने लगता है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और उसको पैसे की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब ये जो बाहर फाइनेंशियल इश्यूज थे वो एक इंसान जब उससे गुजर रहा हो, उसके साथ साथ ही वो अपनी बीवी से सुने पब्लिकली लोगों के सामने कि मैं आपको डाइवोर्स देना चाहती हूँ। जी हाँ, जॉली जो थी वो रॉय को पब्लिकली बोल दिया करती थी कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। अब इस चीज़ को लेकर भी रॉय बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अब थोड़े ही टाइम बाद सडनली रॉय अपने फादर की विल निकालकर रेंजी और रोजो के पास आते हैं, अपने भाई और बहन के पास आते हैं और उनको दिखाते हैं कि देखो इस विल में लिखा हुआ है कि ये जो घर है इस पे खाली मेरा और जॉली का हक है और इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस चीज़ को लेकर रेंजी और रोजो थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं क्योंकि जो विल थी वो पूरी की पूरी नकली थी। उसमें ना ही स्टैम्प था, ना ही कोई साइंस थे, ना ही कोई विटनेस थे, ना ही कोई नोटरी था, कुछ भी नहीं था। बट रेंजी रोजो को बोलती है कि आप ये विल संभाल कर रखिए, ये हमारे काम आएगी बात। थोड़े ही टाइम बाद रॉय को जॉली के अफेयर के बारे में पता लग जाता है और एक रात को रॉय जब काम से घर वापस आते हैं तो जॉली अपने बच्चों को जल्दी सुलाकर रॉय को चने चावल बनाकर खिलाती है और ये चने चावल खाने के बाद एकदम से रॉय की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम जाते हैं और वहाँ पर उल्टियाँ करते हैं और वहीं पर ही वो बेहोश हो जाते हैं। अब जॉली जो है थोड़े टाइम बाद वो नेबर्स को बुलाती है हेल्प करने के लिए। नेबर्स आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि रॉय के मुंह से झाग निकल रही थी और रॉय मर चुके थे। अब ये खबर रेंजी और रोजो के पास पहुंचती है और साथ ही साथ ये खबर पहुंचती है अंकल मैथ्यू को। ये वो अंकल मैथ्यू नहीं है जो एमएस मैथ्यू की बात हो रही है। ये जो मैथ्यू हैं वो हैं रॉय के चाचा, उनके पापा के छोटे भाई। अंकल मैथ्यू को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि रॉय बिल्कुल यंग इंसान, वो एकदम से मर कैसे सकते हैं। तो अंकल मैथ्यू के कहने पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसमें निकला कि रॉय की डेथ साइनाइड पॉइजनिंग, मतलब एक तरीके से जहर से हुई है। सारे के सारे हैरान हो चुके थे कि साइनाइड पॉइजनिंग, जहर से एक घर का सदस्य जा चुका है। बट इससे भी बचने के लिए जॉली ने अपनी बातें तैयार कर रखी थी। उसने बोला कि रॉय ने मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा उठा रखा था, वो डेट में थे, वो बहुत ज़्यादा कर्जों में थे और पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। मे बी इसी परेशानी के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर ली। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट तो कर गए थे, अब कुछ कर भी नहीं सकते। बट रेंजी और रोजो को बहुत ज़्यादा डाउट था क्योंकि रॉय की डेथ के बाद बहुत महीनों तक कोई भी बंदा अपने पैसे मांगने वापस नहीं आया। 2012 में जॉली सब कुछ जो भी प्रॉपर्टी में होता है वो अपने नाम करवाने की कोशिश करती है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। वो डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल लग रहे थे, सब कुछ बहुत तगड़े डॉक्यूमेंट्स थे वो, बट वो एक्चुअली में ओरिजिनल तो नहीं थे, ये हमको भी पता है, ये सारे फेक थे। तो रेंजी और रोजो ने अपनी अच्छी लीगल हेल्प की तरफ से वो केस को बंद करवा दिया, ख़त्म करवा दिया और जॉली को कुछ भी नहीं मिला प्रॉपर्टी में। अब इसके बाद अंकल मैथ्यू को जो डाउट था वो जॉली पर बढ़ता ही जा रहा था और उनको एमएस मैथ्यू के साथ वाले अफेयर के बारे में भी पता लग गया था। तो उन्होंने जॉली को कन्फ्रंट करना चालू किया। अब आपको पता है जब आप जॉली से कन्फ्रंट करते हो तो वो क्या करती है। 2014 की शाम को ठीक इसी तरीके से अंकल मैथ्यू भी एकदम से झटपटाने लगे और उनकी मौत हो गई। अब वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, सबको लगा नेचुरल डेथ है, तो किसी ने कुछ पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश नहीं करी और उनको भी वहीं पर ही दफना दिया गया जहाँ पर फैमिली के बाकी के 3 सदस्यों को दफनाया गया था। अब फैमिली में 3 से 4 डेथ हो चुकी हैं, किसी को एज सच कुछ डाउट नहीं हुआ है अभी तक। बट इसके बाद जो था
पूरा जॉली का जो आगे का फ्यूचर था वो बहुत ढीला हो चुका था। अब जॉली को अपना फ्यूचर सेट करना था, करियर सेट करना था। इतने में उसको एक आदमी था शाजू, जिससे उसको प्यार हो गया। शाजू रॉय के कज़न थे। शाजू जो बहुत बढ़िया बंदा था, वो अच्छी जॉब करता था, अच्छा पैसा कमाता था। बस एक ही दिक्कत थी कि शाजू जो था वो शादीशुदा था। शाजू की बीवी का नाम सिली सेबेस्टियन था और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक का नाम एल्फाइन सेबेस्टियन और एक का नाम एबल सेबेस्टियन। अब 2014 में 1 को शाजू के घर पे एबल का फर्स्ट होली कम्युनियन होता है और वहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। छोटी सी 2 साल की एल्फाइन को एक आंटी अपनी गोदी में बिठाकर कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही एल्फाइन एकदम से झटपटाती है और उसके मुंह से हल्की सी झाग निकलती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको वेंटिलेटर पर चढ़ाया जाता है, लेकिन उसके 2 घंटे के अंदर अंदर एल्फाइन की डेथ हो जाती है। जी हाँ, जॉली ने एल्फाइन को भी मौत के घाट उतार दिया। वो 2 साल की छोटी सी बच्ची थी। अपनी बेटी को खोने के दुख के बाद सिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब इसी परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए जॉली ने उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई, उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनी। एक दिन शाम को डेंटिस्ट के पास गए हुए थे शाजू, सिली और जॉली, और वहाँ पर जॉली ने सिली को मशरूम टैबलेट दी और सिली को लगा अच्छी फ्रेंड है, उसने डाउट नहीं किया और उसने टैबलेट खा ली और वो भी झटपटाने लगी और एकदम से गिरकर मर गई। अब इसके बाद सडनली वो मर चुकी है। इसको लेकर फैमिली वालों ने बोला कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, चेक करवाया जाए, लेकिन शाजू ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे फैमिली में ऐसा नहीं किया जाता है, डेड बॉडीज़ पे पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। और सिली का भी जो पोस्टमार्टम था वो नहीं हुआ और फिर उनको भी उनका फ्यूनरल करवाकर वैसे ही दफना दिया गया। 1 साल बाद 2017 में शाजू और जॉली शादी कर लेते हैं। रेंजी को बहुत ज़्यादा डाउट आ चुका था जॉली पर, क्योंकि सिली के फ्यूनरल पर भी उसने देखा कि जॉली बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, वर्क कर रही थी, इधर उधर देखभाल कर रही थी और थोड़ी खुश भी लग रही थी। तो रेंजी ने क्या किया, अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स निकलवाई और उसमें उसने चेक किया कि वहाँ पर साइनाइड पॉइजनिंग से उसकी डेथ हुई है। ये तो हम सबको पता था, बट उसने वहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करी जिसकी वजह से ये सारा का सारा खेल खत्म होने वाला। अब वहाँ पर लिखा था कि रॉय की बॉडी में रात को अनडाइजेस्टेड चने चावल थे, लेकिन जॉली ने रेंजी को बताया था कि रॉय ने चने चावल दोपहर में खाए थे। अब अगर उसने दोपहर में खाना खाया था तो वो रात तक तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था। तो इसी बारे में रेंजी ने पुलिस में कंप्लेंट डाली और उसने केस खुलवाया वहाँ पर, और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात के चलते पुलिस को पता लगता है कि जॉली ने कभी एनआईटी में काम किया ही नहीं। एक्चुअली वो कभी एनआईटी गई ही नहीं, वहाँ पर खाली खाने पीने के लिए कभी कभी जाया करती थी। वो घर में सब कुछ झूठ बोलती थी और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे फेक थे। एक्चुअली में जो रॉय के फादर टॉम थॉमस थे वो एजुकेशनल कंसल्टेंट थे, तो वहाँ पर बच्चे अपनी डिग्रीज वगैरह भेजा करते थे। तो वहाँ से जॉली ने डिग्री में लेकर अपने नाम वगैरह चेंज करवाकर अपनी फेक डिग्रीज बनवाई थी। अब ये सारी चीज़ें बाहर आने के बाद रेंजी और रोजो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो इसकी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होकर जितनी भी डेड बॉडीज़ थी, टोटल 6 डेड बॉडीज़ थी, उन सबको निकलवाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग चेक करने के लिए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी और उन्होंने एक एक करके उन सारी डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला चेक करने के लिए कि उसमें कुछ भी सुराग मिल सकता है इस केस से रिलेटेड। अब इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि देखो ये कैसी सी फैमिली है, रेंजी और रोजो प्रॉपर्टी के लिए अपनी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, जो उनके लोग मर चुके हैं उनको भी चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। बट पुलिस को तो ये इन्वेस्टिगेशन करनी ही थी। उन्होंने एक एक करके सारी डेड बॉडीज़ निकाली, उनके स्कल्स को चेक करने की कोशिश करी, लेकिन अनम्मा और टॉम थॉमस और उनके अंकल मैथ्यू, उन सब की डेथ को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो उनकी बॉडी से कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। अब रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हमारे पास ऑलरेडी थी और एल्फाइन और सिली की डेथ रिसेंटली हुई थी। अब एल्फाइन की बॉडी में भी कुछ ऐसा नहीं मिला, बट सिली की बॉडी से साइनाइड पॉइजनिंग के सुराग मिले थे। अब ये बात मीडिया में भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और मीडिया में फैलने के बाद लोगों को भी बहुत ज़्यादा ओपिनियन बन गए थे। आधे लोग बोल रहे थे कि ये रेंजी और रोजो जो हैं ये प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इसलिए जॉली को फंसा रहे हैं। बट आधे लोग ये बोल रहे थे कि जॉली सच्ची में एक कातिल है, उसको जेल के पीछे डाल देना चाहिए, उसे उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए, उसे मार देना चाहिए। एक दिन जॉली कॉल करती है रेमो को शिमला में, जो अपनी पढ़ाइयाँ करने वहाँ पर गया हुआ था, रेमो जॉली का बेटा, और वो उनको बोलती है कि बेटा तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मेरी मदद करो, ये सारे लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद रेमो जो है वो रेंजी को कॉल करता है और रेंजी बोलती है कि बेटा तुम इस सबसे दूर रहो, तुम्हारी जो मदर है उन्होंने बहुत गलत किया है और तुम भी दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। अब रेमो जो है वो भाग दौड़ के जल्दी से घर पहुँचता है शिमला से, और जैसे ही वो घर पहुँचता है वो अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करता है,
वो बोलता है मम्मा मुझे बताइए कि आपने कुछ ऐसा किया है जो भी कुछ दिक्कत परेशानी हुई है, आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, आप कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं। तो जॉली बोलती है कि हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। और उसके बाद जॉली ने थोड़ा बहुत और बताया और ये सुनते ही रेमो बाहर जाकर जल्दी से रेंजी को कॉल करता है और बोलता है फैमिली के सारे सदस्यों को मेरी माँ ने ही मारा, आप जल्दी से आ जाइए। रेंजी रेमो को बोलती है कि आप अपना ख्याल रखो। वो अगली ही सुबह जल्दी से रेमो को लेने आती है क्योंकि रेमो और जॉली एक ही घर में हों इसका मतलब रेमो की जान को भी खतरा है। और रेनल्ड्स बहुत छोटे थे तो वो भी एक अलग से कमरे में थे, वहाँ पर उनकी भी जान को खतरा हो सकता था। रेंजी जितनी जल्दी हो सके पहुँचती है, अगर रेमो को देखती है और उसके बाद वो रेनल्ड्स को नहीं देख पाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जाकर ढूंढती है, देखती है कि रेनल्ड्स भी दूसरे कमरे में सो रहे हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो जॉली को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उन पर केस चल रहा है। अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार जब कर लिया जॉली को, उसके बाद उनके घर से साइनाइड की बोतल मिली। अब साइनाइड मैं आपको बता दूं, जो साइनाइड है वो एक बहुत जहरीला पदार्थ है जिससे कुछ ही मिनटों में एक इंसान की डेथ हो सकती है अगर वो खा लिया जाए। और ये एक ऐसा पदार्थ है जो कहीं पर भी नहीं मिलता है, ये बहुत रेयरली मिलता है। इसको एक ही इंसान है जो आसपास आपको इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं, वो हैं गोल्ड्समैन के वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं। जी हाँ, जो मैथ्यू थे, MS मैथ्यू, वो सेल्समैन थे गोल्ड शॉप पे, अगर आपको याद हो तो। उनकी तरफ से ही वो साइनाइड आया गया था जॉली के पास। बट MS मैथ्यू को भी जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने बोला कि मुझे, जॉली ने बोला था कि एक कुत्ता है, स्ट्रे डॉग है जो घर में बार बार आ जाता है, मुझे उसको मारने के लिए साइनाइड चाहिए। तो मेरे से यही कहकर साइनाइड मंगवाया गया था। इसके अलावा MS मैथ्यू ने और बिल्कुल भी कुछ मुंह नहीं खोला है। लोगों को लगता है कि MS मैथ्यू भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, बट MS मैथ्यू ने अभी तक कुछ भी मुंह नहीं खोला है। अभी भी रेंजी जो है वो दोनों बच्चों को, जॉली के दोनों बच्चों का देखभाल करती है। और उसके बाद रेंजी ने बताया भी था कि वो एक बारी जॉली से मिलने भी गई थी और उसने उनसे पूछा था कि आपने ये सब क्यों किया, कैसे किया। तो जॉली ने बहुत ही आराम कैजुअली तरीके से बोला कि ये तो मुझसे बस हो गया गलती से सिचुएशंस में, अब जो चीज़ें हैं वो सबको माफ़ कर देते हैं, वो मुझे भी माफ़ कर देते हैं, मैं देख लूँगी अपना। और बिल्कुल जब भी वो मीडिया में आती या बाहर आती तो वो हंसते खेलते रिप्लाई करते हुए जा रही होती बहुत कैजुअली, जिसको देखकर साफ लगता है कि मे बी जॉली इस केस के पीछे हो और उनको बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है या अपनी गलती का एहसास नहीं है। बट अब हमें तो ये चीज़ पता नहीं है, केस अभी चल रहा है और ये केस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता हम किसी को मुजरिम करार नहीं कर सकते। अब जॉली के जो लॉयर हैं BA अलूर, वो कहते हैं कि जॉली को अभी हम कुछ भी करार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी केस चल रहा है। अगर आप बोलते हो कि साइनाइड उसके घर पे मिला है तो साइनाइड तो बाद में भी रखा जा सकता है, वो बाद में रखा गया होगा। आप मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, रेमो बोलता है कि मेरी माँ ने मेरे सामने कबूल किया कि उसने ही 6 लोगों को मारा है, बट वो क्लोज कन्फेशन था, वो कन्फेशन कोर्ट में इनएडमिसिबल है, वो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि एक इंसान प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देता है। तो ऐसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। उनका ये कहना है कि जॉली जो है वो बिल्कुल ही इनोसेंट है और ये प्रॉपर्टी मैटर है जिसमें रेंजी और रोजो जो है वो मिलकर उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी हड़प सकें। और ये भी बोले BA अलूर कि रॉय की बॉडी से साइनाइड मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ही मारा है, क्या पता उन्होंने सुसाइड ही करी हो। और उसके बाद जब सारे केसेस में जितनी भी डेथ्स हुई हैं वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, ये डॉक्टर्स की गलती है। क्या डॉक्टर्स को देखकर नहीं पता लग रहा था कि वो नॉर्मल डेथ नहीं है, वो नेचुरल डेथ नहीं है, उनको चेकआउट करना चाहिए था। फिर उनसे बोला गया कि जो फेक सर्टिफिकेट्स थे उसका क्या, उसका उन्होंने रिप्लाई किया कि फेक सर्टिफिकेट्स तो बहुत ज़्यादा लोग बनवाते हैं, इतनी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जॉब लेने के लिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन लेने के लिए फेक सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे के सारे मर्डरर हैं। अब मेरे क्लाइंट ने फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मर्डरर है। तो अभी तक इस केस में कोई जजमेंट नहीं आया और ये केस अभी भी चल रहा है, कुछ वर्डिक्ट नहीं है। जब तक वर्डिक्ट आ नहीं जाता तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये कत्ल हैं, ये जो 6 कत्ल हैं, इनके पीछे जॉली का ये हाथ है या नहीं है। बट आपने जैसे कि अभी तक केस सुना है, आपको अपनी तरफ से पता लग गया होगा। बाकी अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मेनली बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो कि क्या बात हुई थी, क्या हुआ था, तो आप उसके लिए नेटफ्लिक्स में जा सकते हैं जहाँ पर करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ्स केस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है 1.5 घंटे की, आप वो जाकर देखिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए। और अगर आप अपनी कोई कहानियाँ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं आप सबको सुनाऊँ तो वो मेरी मेल ID पे ज़रूर भेजिएगा। जय गुरु जी।